हाजिम जोया को लिज़ा की बर्थ पर ही हवेली ले आया था और हैशम खान ने जहां जोया के मुंह से इकरारे जुर्म सुनकर गुस्सा किया था, वहीं जायान के दिए गए धोखे पर उसका गुस्सा झाग की मानित बैठ गया था। आयशा को जोया को देखकर शदीद झटका लगा था और वो भी इस हाल में। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही हठ धर्म, बदतमीज़ और लापरवाह जोया थी। ये तो कोई और ही रूप था जोया खान का। आयशा को उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने पूरे दिल से उसे देवरानी के रूप में कबूल किया था। और वैसे भी जोया का रवैया अब बहुत अच्छा हो गया था। अब वो किसी का न दिल दुखाती थी और न ही हठधर्मी दिखाती थी। बहुत जल्द वो उन सब में घुल मिल गई थी। और जोया जरियाब खान की बेटी है, ये सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। जोया ने इन 5 सालों में जरियाब खान को ये खबर नहीं लगने दी थी कि वो कहाँ है, क्योंकि उनके इल्म में ये बात थी कि जोया जायान दोनों यूरोप शिफ्ट हो चुके हैं। और उससे हैशम खान ने भी रिक्वेस्ट की थी कि वो जरियाब खान को ना बताए, जबकि वो खुद हफ्ते में 1-2 कॉल करके जरियाब खान और नसरीन बेगम की खैर खबर ले लेती थी। और उन्हें उसने ये तक नहीं बताया था कि जिस इंसान के साथ वो उसे रुखसत कर चुके थे, वो तो कब से उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाकर जा चुका था। कौन यकीन कर सकता था कि वो जोया, जो छोटी छोटी बात पर घर सर पर उठा लेती थी, क्लब, मगरबी लिबास, पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब उसके पसंदीदा मशगले थे। अब वही जोया हालात की इतनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी खामोशी से सह गई थी। वो तो हमेशा मोहब्बत और तवज्जो से महरूम रही थी। यही वजह थी जिसने उसे हठ धर्म और खुद गर्ज बना दिया था। उसे सब बुरा तो कहते थे, लेकिन कभी किसी ने उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की थी। और फिर उस इंसान पर उसने भरोसा किया, और कैसे ना करती। उसने जान तक देने से गुरेज नहीं किया था उसके लिए, लेकिन नहीं, वो तो धोखा था जिसे वो पहचान ही नहीं पाई। कितने अरसे बाद उसे मोहब्बत मिली थी। वो तो बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन वो इंसान उसे मोहब्बत का लालच देकर इस बुरी तरह तोड़ चुका था कि अब वो जोया बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसने खामोशी के खोल में खुद को कैद कर लिया था, और अब उसे जीना था तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपनी लिज़ा के लिए। और वो जी भी रही थी। वो कभी हवेली में ना आती, लेकिन ये कदम भी उसने सिर्फ लिज़ा के लिए उठाया था। वो लिज़ा को उसकी असली पहचान देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शनाख्त एक सवालिया निशान बनकर रह जाए। लेकिन उस हवेली के मकीनों के खलूस के आगे वो हार चुकी थी, और खुश थी अपने उस कदम पर। लेकिन जायान उस घर में नहीं था, और हवेली के मकीनों के बकौल वो दुबई में था। लेकिन अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ रहता है। बस अब वो लिज़ा को भी ये बात अजबर करवा देना चाहती थी कि उसके पापा नहीं हैं। लेकिन उसका मासूम दिमाग इस बात को मानता ही ना था। वो हमेशा अपने बाबा के आने का पूछती थी, और यही बात जोया को परेशान करती थी। उसके यूं बार बार पूछने पर वो अक्सर उस कांच सी गुड़िया को डांट भी देती थी, और उसकी डांट सुनकर कितनी कितनी देर तक खुद भी रोती थी वो। फिर वो उसे मना लेती थी। हैशम खान पूरी कोशिश करता था कि वो लिज़ा को जायान की कमी महसूस ना होने दे, और वो कामयाब भी था अपनी कोशिश में। लेकिन एक बाप की कमी वो कहाँ पूरी कर सकता था। इन्हीं 5 सालों में दानियाल ने भी हैशम खान से माफ़ी मांग ली थी, और यूरोप से मिस्टर लगारी को बुलवाकर हैशम के घर रुहाब का हाथ मांगने गया था। और फिर हैशम ने छानबीन करवाकर रुहाब का हाथ दानियाल के हाथ में दे दिया। अब हैशम खान 2 प्यारे जुड़वा बच्चों का बाप था, और वो दोनों तो उसकी जान थे, और उन्हीं को देखकर जीता था वो। और आयशा के लिए उसकी मोहब्बत में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। यूं ही कोई अधूरी तो कोई मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। हमें इसी वक्त मीटिंग के लिए निकलना होगा, हुरम ने काम में मसरूफ़ आदिल को मुखातिब करते कहा था। ओके मैम। आदिल काम को वहीं वाइंड अप करता स्पार्ट लहजे में कहता पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ गया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर वो ड्राइवर के बराबर बैठा उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में वो उसे आती दिखाई दी, और फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ भागी थी। खामोशी से बैठा खिड़की से बाहर आते नज़ारों में वो गुम था, जब हुरम की आवाज़ ने उसे चौंकाया था। एक बात बताओ आदिल। जी जी मैम, पूछें। उसने संजीदगी से पूछा। क्या तुम्हें इतनी खामोशी से खौफ नहीं आता? हुरम ने मुतजस्सस लहजे में पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब आया। क्या ये खामोशियाँ किसी की इनायत है? हुरम ने लहजा नॉर्मल रखा। आई थिंक ये मेरा पर्सनल मैटर है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, आदिल ने सख्त लहजे में कहा। आई नो, बट तुम्हारे लहजे की तल्खी बता रही है कि ये खामोशियाँ बेवजह नहीं हैं।
इन खामोशियों की कैद से बाहर आओ, वरना ये तुम्हें दीमक की तरह ख़त्म कर देंगी। संजीदा लहजे में उसने इस्तफसार किया था। जी, दो टोक लहजे में जवाब आया। उसके चेहरे पर फैली बेजारी बता रही थी कि वो इस वक्त उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हुरम ने भी आज ढीठ बनने की कसम खा ली थी। क्या तुम कुछ देर के लिए अपने इस खोल से बाहर नहीं आ सकते? नहीं, और ना आना चाहता हूँ। आदिल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची थी, लेकिन उसके चेहरे पर फैला दर्द हुरम बआसानी देख सकती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये खोल मेरी सालों की मेहनत है। अगर ये खोल उतरा तो मैं बिखर जाऊंगा और शायद फिर खुद को समेट ना पाऊं। न जाने किस एहसास के तहत वो इतना कह गया। क्यों छोड़ गई थी वो? नर्म लहजे में इस्तफसार किया गया। उसके सवाल पर आदिल ने चौंक कर उसे देखा और फिर फौरन नजरें चुरा गया। नहीं, उसने नहीं छोड़ा मुझे, लेकिन शायद हालात ने मेरा साथ नहीं दिया था। आदिल ने गुमसुम से लहजे में कहा। बहुत मोहब्बत करते थे उससे? हुरम ने नरमी से सवाल किया। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तभी तो खामोश हो गया। आदिल ने अजियत से कहा। लेकिन यूं खुद को बर्बाद कर लेना ये गलत है। हुरम जल्दी से बोली। आई थिंक इतना काफ़ी है आपके नॉलेज के लिए। आदिल को जैसे होश आया था, लहजा फिर से स्पार्ट हुआ। ओके, एज यू विश, हुरम ने मायूसी से कहा। लेकिन वो खुश भी थी कि आज आदिल ने पहली दफ़ा इतना तो बताया था उसे। कहीं ना कहीं वो इस खोल को चटकाने में थोड़ी कामयाब हो चुकी थी और अब उसे मज़ीद बात करना मुनासिब ना लगा। इस तरह मामला मज़ीद बिगड़ सकता था, तो वो खामोश हो गई। वो अपनी सोच में गुम जा रहा था जब उसकी नज़र सामने शर्ट्स की सिलेक्शन करती, हैंगर्स को उलट पुलट कर देखती रुहाब पर पड़ी। इससे पहले कि रुहाब उसे देखती, वो जल्दी से पीछे हुआ था और पीछे होने के चक्कर में किसी से बुरी तरह टकराया। सॉरी, वो गलती से पीछे मुड़कर उसने माजरत की। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी और पलटना भूल गई, जबकि सामने वाला भी शदीद सख्ते के आलम में था। तुम, और वो भी यहाँ? दोनों तरफ शदीद सख्ते का आलम था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। सामने वाले ने शौक नज़रों से घूरते हुए उसे कहा। तुम तो दुबई गए थे ना, वापस कब आए? और बताया भी नहीं। जायान को मुसलसल खामोश देखकर हाजिम ने फिर से कहा। वो मैं कल ही आया हूँ बस, जायान ने हकलाते हुए कहा। हाजिम उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी नोट कर चुका था। अच्छा, तो घर क्यों नहीं आए तुम? कहाँ रह रहे हो कल से? हाजिम ने नॉर्मल लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि जायान को थोड़ी सी भी भिनक पड़े कि वो सब जानता है। वो सब जायान के मुंह से सुनना चाहता था। मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, बस इसीलिए नहीं आया। यहीं होटल में ठहरा हूँ। और ये क्या बातें लेकर बैठ गया तू? गले नहीं लगेगा मेरे? जायान ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो कैसे बताता उसे कि वो किस अजियत में है, कैसे मर मर कर जी रहा है। आज किसी अपने का सहारा मिलते ही उसका दिल चाह रहा था कि खूब रोए, लेकिन बमुश्किल वो खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछने लगा और उससे अलग हुआ। और सुना, कैसे हैं सब? भाभी, भाई, रूही? जायान ने उसके कंधे पर हाथ रखते नॉर्मल अंदाज में कहा। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज होनी भी नहीं चाहिए। जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। कौन है हम तुम्हारे? हाजिम ने खफगी से मुंह फेरते हुए कहा। उसके बदले अंदाज पर जायान ठिठका। उसने चौंक कर हाजिम की जानिब देखा। मजाक मत कर हाजिम, बताना कैसे हैं सब? जायान दोबारा बोला। कहा ना, तेरी परेशानी नहीं है, हाजिम ने सख्त लहजे में जवाब दिया। ये क्या कह रहा है तू? यार, तू जानता है तुम सब में तो जान बसती है मेरी। जायान ने हाजिम के कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ करते तड़प कर कहा। झूठ मत बोल जायान, तुझे बस खुद से गर्ज है, अपनी खुशियों से गर्ज है, और तू बस अपने लिए ही जीना जानता है। तेरी जान बस तेरी ख्वाहिशात में बसती है। अगर तुझे हमारी इतनी ही फिक्र होती, अगर हम तेरे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते, तो 5 साल हमसे दूर ना रहता और हमसे कोई कांटेक्ट तक रखना गवारा नहीं किया तूने। वाह, सलाम है तेरी मोहब्बत को। ना चाहते हुए भी हाजिम का लहजा तल्ख हुआ था। हाजिम, क्या हो गया मेरे भाई? इस तरह तो ना बोल। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुम सब से। मेरी मोहब्बत को ऐसे तो इल्ज़ाम ना देना यार, जायान ने बेबसी से कहा, क्योंकि वो जानता था कि हाजिम की नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो इस हद तक बदगुमान हो जाएगा ये तो उसने सोचा भी ना था। मेरा मुंह ना खुलवा जायान, और ये अपनी झूठी मोहब्बत का ढंढोरा कहीं और जाकर पीटना, शायद वो यकीन कर ले। हाजिम का लहजा अब भी तल्ख था। यूं तो खफा ना हो हाजिम, मैं वही जायान हूँ, तेरा भाई। यूं कहकर मेरी मोहब्बत को बेमोल तो ना कर।
जायान ने आंखों में नमी लिए मुल्तजी लहजे में इस्तफसार किया। इसी बात का तो अफसोस है जायान, तू अब वो जायान रहा ही नहीं। तू अब एक खुदगर्ज बेहिस इंसान बन चुका है। हाजिम ने उसे कुछ बावर करवाना चाहा। हाजिम बहुत जज्बाती हो रहा था। ठीक है हाजिम, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन इस तरह से ये सब करना इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी मेरी। जायान ने धीमे लहजे में कहा। वाह जायान वाह, तो तेरे नज़दीक ये बहुत कम था। क्या बात है, तो तू क्या करना चाहता है? इससे ज़्यादा कर ले वो भी, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाजिम ने मुज़िका खेज हंसी हंसते हुए कहा। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ जायान को ज़ख्मी कर रहा था। उसका दिल पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उसने कुर्ब से आंखें मीच कर दोबारा खोली थी। मुश्किल अपने जज्बात को कंट्रोल करता वो मुस्कुराया था। उस वक्त कोई जायान से पूछता कि सब खो देने का गम क्या होता है। मैं नहीं जानता हाजिम कि क्या वजह है जो तू इस तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना जायान के दिल में तुम लोग आज भी वही हो। ये तेरी गलत फहमी है कि मैं बदल गया हूँ। इन 5 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं था जब मैंने तुम सबको याद ना किया हो, तुम लोगों से मिलने के लिए ना तड़पा हूँ। लेकिन मैंने आने में बहुत देर कर दी और शायद मैं तुम्हारे दिलों में मौजूद अपना मकाम खो चुका हूँ। आज जायान सब कुछ खो चुका है, सब कुछ। अपनों की मोहब्बत, भाई बहन, मेरे जान से अजीज रिश्ते। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज जा रहा हूँ मैं, और शायद अब कभी ना लौटूं, क्योंकि अब मेरे लौटने का कोई जवाज़ ही नहीं रहा। और सबको कह देना कि जायान मर चुका है। जायान ने मुठियां भींचते अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा। वो जानता था अगर 1 मिनट भी और रुका तो वो रो देगा, और शायद इतनी ज़ोर से रोएगा कि तकलीफ़ से उसका दिल ही फट जाए। उस वक्त कोई जायान से पूछता कि तकलीफ़, दर्द, अजियत क्या होते हैं, वो बदले की आग में सब कुछ खो चुका था। उस आग में वो खुद ही झुलस गया था, लेकिन अब वो सिर्फ पछता सकता था। इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था। इस महीने की 22 तारीख को मेरा और रूही का निकाह है। अगर तेरे पास ज़रा भी टाइम हो तो ज़रूर आना। हाजिम का लहजा अब काफ़ी धीमा हो चुका था। जायान की ये हालत उसे भी तकलीफ़ दे रही थी, लेकिन जो कुछ जायान कर चुका था वो सब भी भूलने के काबिल नहीं था। ज़रूर आऊँगा मैं हाजिर। बहुत खुशी हुई सुनकर कि अब तेरे चेहरे पर भी सेहरा सजेगा। मुबारक हो, और रूही को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। उसे कहना कि उसका भाई उसे बहुत याद करता है, तरसता है कि कोई उससे खफा हो, झगड़ा करे उससे, लेकिन वो अपनी जलाई हुई आग में खुद ही झुलस चुका है। और कहना कि अपने भाई को माफ़ कर दे। जायान ने उसके गले लगते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। उसने जायान के गिर्द अपने बाजुओं को मजबूती से बांधा था। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वह हाजिम से दूर हो। कितने अरसे बाद उसे कोई अपना मिला था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी रुहाब पर गई, जो किसी शॉप पर कुछ देखने में मसरूफ़ थी, और दर्द से मुस्कुरा दिया वो। इससे पहले कि रुहाब उसे देखती, वो जल्दी से हाजिम को खुद से अलग करता। पल भर की देर किए बगैर एक अलविदाई मुस्कुराहट लबों पर सजाए नम आंखों से हाजिम की तरफ देखता वहां से गायब हुआ। वो नहीं चाहता था कि कोई अभी उसे देखे। वो पहले जोया को तलाश करना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन जोया की तलाश ने उसे गुमनाम मुसाफिर बना दिया था। उसको यूं अपनों से ही छुपता देखकर हाजिम के दिल में दर्द की टीस उठी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जायान क्यों छुप रहा है। उसकी आंखों से 2 आंसू चेहरे पर लुढ़के, जिन्हें उसने रुहाब की पुकार पर जल्दी से अपने हाथों से साफ किया, और रूही के साथ उसी जानिब चल पड़ा जहां आयशा और जोया उसकी मुंतजिर थे। वो लोग शाम में काफ़ी देर तक वापस आए थे, और अब थके मांदे लाउंज में रखे सोफों पर बैठे हैशम खान से आज की शॉपिंग पर गुफ्तगू कर रहे थे, जब हाजिम को काफ़ी देर खामोश और किसी सोच में गुम देख रुहाब ने उसे पुकारा। वो लोग शाम में काफ़ी देर तक वापस लौटे थे, अब थके मांदे लाउंज में रखे सोफों पर बैठे हैशम खान से आज की शॉपिंग पर गुफ्तगू कर रहे थे, जब हाजिम को काफ़ी देर से खामोश और किसी सोच में गुम देखकर रुहाब ने उसे पुकारा। अरे वाह हाजिम, आज तुम बड़े खामोश हो। बड़ी बात है भाई, आज तुम्हारी कैंची जैसी ज़ुबान को ताला क्यों लगा हुआ है? रुहाब की आवाज़ पर वो चौंका था। हाँ हाँ, बस मैंने सोचा आज कुछ नया कर लूँ। हाजिम ने जहन में चलती सभी सोचों को झटकते खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। क्या हुआ हाजिम, कोई बात है क्या? रास्ते में भी तुम चुप चुप थे। अब की बार जोया फिक्रमंदी से बोली थी। हाँ हाजिम बताओ, मैंने भी नोट किया तुम काफ़ी चुप चुप हो जब से हम लौटे हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आयशा ने भी फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार किया। हैशम ने भी अपनी नज़रें उस पर मरकूज की थी। वो हाजिम के चेहरे का उतार चढ़ाव नोट कर चुका था। ओहो, क्या हो गया है भाई साहब सबको?
ओहो, क्या हो गया भाई आप सबको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो उनकी तरफ ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट उछालता लाउंज से निकलता चला गया, जबकि बाकी सब उसके बदले अंदाज को देखकर हवन्नकों की तरह मुंह खोले खड़े थे। उनकी नज़रों ने उसका दूर तक ताक़ुब किया था। उसकी नज़रों से ओझल होते ही उसके नज़रों से ओझल होते ही वो सब अब हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इसे क्या हो गया? हैशम खान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। पता नहीं भाई, न जाने ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रुहाब ने परेशानी से कहा। कुछ नहीं हुआ, उसने कहा ना कि उसके सर में दर्द है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। चलो अब सब आराम करो, वैसे ही बहुत थकन हो गई है। आयशा ने सोफे से उठते हुए कहा और बच्चों के लिए दूध लेने किचन की जानिब बढ़ गई। एक एक करके तमाम नफूस अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। आयशा बच्चों को उनके कमरे में दूध के गिलास देकर हाजिम के रूम में चली आई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरा अंधेरे में डूबा था पूरा। उसने धीमे लहजे में हाजिम को पुकारा। हाजिम। एक दफ़ा जवाब ना आने पर उसने दोबारा आवाज़ दी। जी भाभी, आप यहाँ? साइड टेबल पर मौजूद लैंप ऑन करते उसने जवाब दिया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आयशा को कमरे में आता देख वो पहले ही आंसू पहुंच चुका था। क्या हुआ हाजिम? कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? आयशा ने नर्म लहजे में पूछा, जबकि उसकी सुर्ख मुतवर्रम आंखें वो देख चुकी थी। नहीं, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। हाजिम ने फीकी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। वो कोशिश के बावजूद खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। आंसू थे कि बहने को बेताब थे। झूठ मत बोलो हाजिम, मैं जानती हूँ ज़रूर कोई बात है जो तुम हम सब से छुपा रहे हो। आयशा ने उसको बात टालते देख धीमे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हाजिम ने दोबारा टालना चाहा। वो नहीं चाहता था कि आयशा भी परेशान हो। हाजिम, मैं आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगी। भाभी मत बोलना फिर मुझे। आयशा ने खफगी से कहा। वो जानती थी कि हाजिम किसी को खफा नहीं कर सकता। वो उसे ज़रूर बता देगा हर बात। वो भाभी, आज मॉल में मुझे ज़ायान मिला था। उसने बात शुरू की। क्या? क्या कह रहे हो तुम? आयशा ने हैरानगी से उसकी बात काटी। जी भाभी, आज जब मैं उससे मिला तो बहुत गुस्सा आया मुझे उस पर। वो कहता है कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। जानती हैं भाभी, वो 5 सालों से लाहौर में ही था, लेकिन इसी शहर में रहने के बावजूद उसने हमसे राब्ता रखने की भी कोशिश नहीं की, और न ज़हमत। उसने कहा है कि मैं सबसे कह दूं कि वो मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? वो यहाँ होते हुए भी हमसे दूर रहा। वो हमें अपना मानता ही नहीं था भाभी। अगर उसे हमसे इतनी मोहब्बत होती तो वो कभी हमसे दूर ना रहता। हाजिम तो मानो सहारा मिलते ही फट पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या हो गया है हाजिम? रो मत, मेरी बात सुनो। जब वो तुम्हें मिला था तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उससे पूछते कि क्यों किया उसने ये सब। क्या पता हाजिम, जो हम देख रहे हैं, जो जो हमें नज़र आ रहा है, वो सच ही ना हो। इस तरह बगैर किसी की बात सुने बगैर उसे गलत करार देना या यूं उससे नाराज़गी जाहिर करना बिल्कुल गलत है। आयशा ने नर्म लहजे में उसे बहुत कुछ समझाना चाहा। लेकिन भाभी, उसने इतना सब कुछ किया जोया भाभी के साथ। क्या नहीं किया उसने? उसने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी उनकी। हमसे झूठ बोलकर इसी शहर में रह रहा है। क्या ये सब ठीक है? उसने सवालिया नज़रों से आयशा की जानिब देखते पूछा। मैं मानती हूँ हाजिम, उसने जो किया वो गलत था, लेकिन जोया की भी गलती थी। इस बात को भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। आयशा ने धीमे लहजे में कहा। जी भाभी, लेकिन वो शर्मिंदा है अपनी गलती पर। हाजिम ने फिर से जोया की साइड ली थी। हाँ हाजिम, मैं जानती हूँ कि उसने अपनी गलती मानी है, लेकिन जायान को इस बात का इल्म नहीं है। उसने जो कुछ किया वो 5 साल पहले की बात है। उस वक्त वो दोनों ही बदले की आग में झुलस रहे थे। आयशा ने गुजरा वक्त दोहराया था। वो जानती थी कि अगर जायान ने ये सब किया है तो जोया की भी उसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर थी। जी भाभी, और एक बात नोट की मैंने आज, जायान बहुत अपसेट था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लगता था बहुत मुश्किल में है वो। उसके लहजे में बहुत कुर्ब था भाभी। वो किसी अजियत में मुब्तला है। अब वो हंसता भी नहीं है, और अगर हंस भी ले तो उसके लबों पर फैली वो मुस्कान बिल्कुल फीकी होती है। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं भाभी। कोई तूफान था उन आंखों में जो बह जाना चाहता था। भाभी, मेरा दिल कहता है वो बहुत तकलीफ़ में है। मैं कैसे सबसे कह दूं कि वो मर चुका है? कैसे कह दूं भाभी, कैसे? हाजिम ने शिद्दत ज़ब्त से कहा। उसका बस चलता तो चीख चीख कर रोता, लेकिन उस वक्त वो खुद पर
बमुश्किल कंट्रोल किए बैठा था। उसके लहजे में तड़प थी, दुख था अपने भाई के लिए, उस भाई के लिए जो बदले की आग में सब तबाह कर चुका था। हाजिम, संभालो खुद को। मैं, तुम और सब अच्छे से जानते हैं कि ज़ायान कभी ऐसा था ही नहीं। वो तो वक्त ने उसे ऐसा बना दिया था। अब उसे सहारे की ज़रूरत है। वो खुद तो सब बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब हमें उसे सपोर्ट करना है, संभालना है उसे। उसे हमारी ज़रूरत है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है, किसके पास रह रहा है? आयशा ने अचानक याद आने पर पूछा। नहीं भाभी, उस वक्त मैं उससे बहुत खफा था तो मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं और ना मुझे याद रहा। लेकिन हाँ भाभी, इतना ज़रूर पता है कि वो अब भी लाहौर में है और किसी होटल में रह रहा है। हाजिम ने ताज्जुब से कहा। सबसे पहले तुम उसे तलाश करो, ढूंढो उसे, और इस तरह रोने से अगर वो मिल जाता है तो फिर तो मुझे भी रोना चाहिए। आयशा ने माहौल की अजियत को कम करना चाहा। उसकी बात सुनकर हाजिम मुस्कुराया। आप भी ना भाभी, उसने हंसते हुए कहा। क्या मैं? सो जाओ अब, चलो रोना मत। अब समझ रहे हो ना मेरी बात, वरना मैं खफा हो जाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि मेरा ये छोटा सा भाई मेरी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। शादी शादी होने वाली है तुम्हारी, अब तो बड़े हो जाओ। रुबाब को इससे पहले कि आयशा बात मुकम्मल करती, हाजिम ने उसे कुछ याद आने पर टोका। ओ हाँ भाभी, वो मेरी शादी पर आएगा। ओ हाँ भाभी, वो मेरी शादी पर आएगा। उसने कहा था वो ज़रूर आएगा। हाजिम पुरजोश लहजे में बोला। वाह, तो फिर कैसी टेंशन, वो आएगा तो मैं उससे खुद बात करूँगी। आयशा ने खुशी से कहा। वो खुश थी कि ज़ायान को अभी उन्होंने मुकम्मल खोया नहीं था। जी भाभी, हाजिम ने मुअद्दब अंदाज में कहा। आप यहाँ हैं और हम कब से रूम में आपका वेट कर रहे हैं। आयशा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब हैशम गुस्से से रूम में दाखिल हुआ। मैं बस आ ही रही थी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हैशम को इस तरह गुस्से में देखकर उसे मज़ा आ रहा था। वैसे क्या खिचड़ी पक रही थी आप दोनों में? हैशम ने भवें उचकाते हुए सवालिया नज़रों से देखते मशकूक लहजे में पूछा। अभी खिचड़ी पकी ही कहाँ थी भाई, आपने अच्छी भली खिचड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाजिम ने मसनूई तासुफ से कहा। बस ज़्यादा मत बोलो तुम, हम जानते हैं ज़रूर कोई तो बात है, लेकिन अब तो भाई भाभी के होते हुए हमारी क्या औकात। हैशम ने तड़क कर कहा, जबकि खफा नज़रें अब भी आयशा पर मरकूज थीं। हाजिम, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? आयशा ने शरारती लहजे में कहते हैशम की तरफ देखा। हम बताते हैं कहाँ से आ रही है। हम बताते हैं कि कहाँ से आ रही है। हैशम ने आयशा का हाथ थामते हुए कहा। अरे क्या कर रहे हैं आप, हाथ तो छोड़िए मेरा। आयशा ने एहतजाज करना चाहा। हैशम उसकी परवाह किए बगैर उसका हाथ थामता, अपनी हंसी दबाता कमरे से निकलता चला गया। अब उसका रुख किचन की तरफ था। किचन में पहुंचकर ही उसने आयशा का हाथ छोड़ा था। ये देखें, ये जल रहा था। हैशम ने अवन में रखे खाने की तरफ इशारा करते कहा, जो अब बिल्कुल जल चुका था। ओह, मैं तो भूल ही गई कि मैं आपके लिए खाना गर्म करने के लिए रख चुकी थी। आयशा ने माथे पर हाथ मारते तासुब से कहा। हाँ, अब हम आपको याद कहाँ रहेंगे? हैशम ने खफकी से चेहरा फेरते कहा। आप मुझे भूलते ही कहाँ हैं? उसने उसके पास आकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। झूठ मत बोलिए आयशा, अब आपको ज़रा भी हमारी फ़िक्र नहीं होती, आपको हर वक्त दूसरों की फ़िक्र रहती है। हैशम ने खफा लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है हैशम, आयशा ने पलकें झुकाते नम लहजे में कहा। हद हो गई है आयशा, हमें मनाने की बजाय आप खुद रोना शुरू कर चुकी हैं। हैशम ने उसका चेहरा ऊपर करते उसके आंसू साफ करते हुए कहा। उसने मासूमियत से कहा।